चलो, पहले कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर कुछ टेस्ट हैं जो आप लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए। कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का एक्चुअल में बस वही मतलब है जो इक्वल शेप्स का मतलब होता है। एंड इक्वल शेप्स मीन के उनके एंगल भी सेम है। Size and angles both are बिल्कुल। साइज एंड एंगल्स बोथ आर सेम। ठीक है। अब आपने एक चीज जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान रखनी है, आपके कॉन्ग्रुएंसी का जो काउंटर पार्ट है वो सिमिलैरिटी है। ठीक है। अगर आपने दो शेप्स का ये प्रूव कर दिया कि दो शेप्स के एंगल सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेप भी सेम है। ठीक है। उसका साइज सेम होना नेसेसरी नहीं है। तो एंगल्स, सिर्फ एंगल्स के साथ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं हो सकती। एंगल्स के साथ साइड्स जो हैं वो भी चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है। और दूसरा एक और आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल की वैल्यू क्या होती है? 60 60 ऐसे। तो ये तीनों एंगल 60 60 हैं, लेकिन साइज देखो दोनों का डिफरेंट है। तो इससे जो है वो हमारा पॉइंट प्रूफ हो जाता है कि एंगल इक्वल प्रूफ करने से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं हो सकती। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए आपको साइड्स जो हैं वो चाहिए होती हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी का सबसे पहला जो टेस्ट है वो है एस एस एस। ठीक है। एस 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 एज द नेम सजेस्ट के ऑल थ्री साइड्स। ठीक है। अगर दो शेप्स की ऑल थ्री साइड्स सेम है तो दैट मीन्स कि वो शेप्स इक्वल है। अगर वो शेप्स इक्वल है तो इन मैथमेटिक्स इट वुड मीन कि वो शेप्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। इसका मतलब ये है ऑल थ्री साइड्स। ठीक है। ऑल थ्री साइड्स, अब इसकी एग्जांपल देख लें कि लेट्स से ये आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है। और ये आपके पास डी, ई और एफ है। ठीक है। अब इसमें ये साइड 7 है, ये साइड 8 है और ये साइड 6 है। यहाँ पर ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। अब कॉन्ग्रुएंसी में दो चीज़ें आपने किसी भी स्टेटमेंट को लिखने से पहले एक चीज़ लाजमी कर लेनी है, और वो है करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। ठीक है। आपको दो शेप्स के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि जब करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पता होंगे तो आपकी जो राइटिंग स्टेटमेंट है वो बिल्कुल उन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि जो राइटिंग स्टेटमेंट है उसको यूज करके आप कॉन्ग्रुएंसी की रिवर्स वर्किंग के थ्रू ये भी फिगर आउट कर सकते हो कि कौन सी साइड किसके इक्वल है। तो अगर आपने करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स गलत लिख दिए, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूँ कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के। मैंने ये लिख दिया बगैर सोचे समझे कि कौन सा पॉइंट करस्पॉन्डिंग है और कौन सा पॉइंट करस्पॉन्डिंग नहीं है। तो जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है उसके अकॉर्डिंगली ए जो है वो डी के इक्वल है, बी जो है वो ई के इक्वल है और सी जो है वो एफ के इक्वल है। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी काम भी ऐसे ही करती है। बट अगर ये पॉइंट्स जो हैं वो इन एक्चुअल में गलत निकले, क्योंकि मैंने तो सोचा समझे बगैर लिख दिए, तो दैट मीन्स मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो राइटिंग स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए आपने करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पहले लोकेट कर लेने हैं, उसके बाद फिर आपने आगे वर्किंग करनी है। अब इसमें देखो, जो इस शेप है, इस शेप में पॉइंट ए जो है वो ऐसा पॉइंट है जो 6 और 7 लाइंस को एंड पे मीट कर रहा है। दूसरी शेप में 6 और 7 की जो लाइन है उनको मीट करने वाला पॉइंट कौन सा है? ई। दैट मीन्स कि ए जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है ई के साथ। दूसरा देखें, यहाँ पर जो सी पॉइंट है वो है जो 7 और 8 का एंडिंग है।
दैट मीन्स दूसरी शेप का डी पॉइंट वही काम कर रहा है, तो सी और डी आपस में करस्पॉन्डिंग हो गए। पीछे एक ही रह गया बी, तो बी करस्पॉन्डिंग है एफ के। ये आपने अपनी साइड पे वर्किंग कर लेनी है कि ये जो है वो पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग है और ये पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग नहीं है। अब जब आपकी ये वर्किंग होगी उसके बाद फिर आप कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट जो है वो अप्लाई करना शुरू करोगे। अब कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट के अंदर आप साइड जैसे भी लिख लो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ए सी इक्वल है डी ई के, और ब्रैकेट्स में जो भी रीजनिंग है वो देना जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीजन आपने लाजमी बताना है। अगर गिवन है क्वेश्चन में तो आप रीजन में साथ लिख दो कि गिवन थी। अगर वो आप गिवन नहीं है, वो आपने कोई मेथड लगा के, कोई पाइथागोरस थ्योरम लगा के या कुछ भी करके कैलकुलेट करनी है, तो वो रीजन साथ लिख दें जी कि पाइथागोरस थ्योरम सब कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल ही आएगी। बट आपने रीजन लाजमी लिखनी है। और आपकी जो ई एफ साइड है, ई एफ वो इक्वल है ए बी साइड के, उसके साथ भी रीजन लिखनी है। और आपकी जो लास्ट साइड रह जाती है डी एफ, वो इक्वल है आपकी बी सी साइड के इस साथ। केस में ठीक सर है, सारी गिवन लिखेंगे इसके आगे? इस केस में सारी गिवन लिखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन है, और ये ज्यादा पर आता आता भी नहीं है क्योंकि ऐसी चीजें नहीं आती जो गिवन होती हैं, उसमें से कुछ ना कुछ जो है ना वो निकालना ही पड़ जाता है आपको। अच्छा, ये होगी। उसके बाद आप देखें, जब आपने ये तीनों स्टेटमेंट्स लिख दी कि ये आपने कर दिया, क्योंकि अभी भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं हुई, ये टेस्ट आप अपने लिए कर रहे हो। एग्जामिनर को क्या पता कि आप क्या लिखे जा रहे हो, तीन साइड इक्वल होगी, तीन साइड इक्वल होगी। उसके बाद आपने एंड पे बताना है कि आपने कॉन्ग्रुएंसी जो है वो प्रूव कर दी है बाय सेइंग कि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है बाय द कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट दिस दिस ब्ला ब्ला ब्ला। फॉर एग्जांपल इस केस में हमने कहा था कि ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई डी एफ। अब जो कॉन्ग्रुएंसी का साइन है वो भी आपने लगाना है। कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है? ये थ्री बार्स, ठीक है, इक्वल्स टू साइन और उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा बार, दैट मींस कॉन्ग्रुएंसी। और अगर आपको कभी इक्वेशन वगैरह में भी याद है तो इसका मतलब सिर्फ इक्वल्स टू ही है, तो इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझना नहीं है। इसमें ब्रैकेट में टेस्ट लिखते हैं विच इज सिंपल एस एस एस। ठीक है, एस 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 टेस्ट के अकॉर्डिंगली हमने प्रूव किया था इसे। सेकेंड टेस्ट देख लें। सर आपके अहमद सेकेंड, वेटिंग में। अच्छा, इसे को वेट करें। सेकेंड टेस्ट जो है वो आपका एस ए एस है। ठीक है, अब एस ए एस में क्या होता है? टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन। लेट्स से मेरे पास ये ट्राइंगल है, ए बी सर सी जी। हमारा जो पेपर होगा उसमें सारे फॉर्मूलाज तकरीबन गिवन ही होंगे ना? कौन सा फॉर्मूला गिवन होगा भाई? कोई फॉर्मूला गिवन होगा? नहीं, सिर्फ मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज गिवन होंगे अगर हुए तो, और तो कोई अगर फॉर्मूला हुए गिवन तो ही नहीं मतलब? होता। मतलब कौन का फॉर्मूला गिवन होता है, और प्रिज्म का फॉर्मूला गिवन होता है, सफेयर का फॉर्मूला गिवन होता है। अच्छा, ये ये आपके पास दो सिचुएशंस दी हुई हैं। ठीक है, अब आप देखो कि दो साइडें तो इक्वल हैं, जो कि आप इजीली कह भी दोगे कि ये इक्वल हो गई हैं क्योंकि उनकी तो एक्चुअल में लेंथ गिवन है। तो आप स्टार्टिंग स्टेटमेंट में क्या लिखोगे कि जी ए बी आपकी जो लेंथ है वो इक्वल है एफ डी लेंथ के, क्योंकि गिवन थी। और आपकी जो बी टू सी लेंथ है वो इक्वल है एफ टू ई लेंथ के, क्योंकि वो भी गिवन है। ठीक है, लेकिन अब आप एंगल के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि एंगल एक में 60 है, दूसरे में 60 नहीं है। तो अनलेस आप दूसरे का एंगल फाइंड कर लो, आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। आप ये नहीं कह सकते कि जी जो आपका बी है 60, आपको लग रहा है या फिर आपने दिमाग में कैलकुलेशन की है कि 70 प्लस 50 120 होता है, 180 से माइनस करेंगे तो 60 आएगा, आप वो लिख देते हो।
आपने वो लिख दिया ठीक है, लेकिन आगे रीजन में फिर आपने बताना है कि भाई कौन सी रीजन आपने रॉकेट साइंस यहाँ पर यूज किया जिसके अकॉर्डिंगली ये इक्वल बन रहा है। तो एंगल सी बी ए इक्वल्स है एंगल डी एफ ई के इक्वल्स टू 60 डिग्रीज बन रहा है। और वो आपने कैसे निकाला दूसरे वाले केस में? 180 माइनस 70 माइनस 50 इक्वल्स टू 60 एंगल्स इन अ ट्राइंगल। ये अब आपने रीजन बता दी कि जी हमने ये वाला रीजन यूज की थी एंगल्स इन अ ट्राइंगल, उसके हिसाब से 180 में से माइनस किया तो निकल आया। अब जब आपने ये लिख दिया उसके बाद फिर आपने एंड पे स्टेटमेंट लिखनी है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय यूजिंग एस। अब दोबारा उसी बात पे आऊंगा कि स्टेटमेंट लिखने से पहले करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स फिगर आउट कर लें। बी करस्पॉन्डिंग है एफ के साथ क्योंकि दोनों का एंगल 60 है, तो बी को लिख लो और एफ को लिख लो। ए जो है वो 7 का एंडिंग है, डी जो है वो दूसरे ट्राइंगल में 7 का एंडिंग है, दैट मीन्स ए और डी आपस में है, तो सी और ई आपस में होंगे। ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी की स्टेटमेंट पूरी हो गई। अब अगला टेस्ट देख लें, थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट आपके पास क्या है? ए ए एस। ए ए एस, डबल ए एस, या फिर ए एस ए भी हो सकता है, या फिर एस ए भी हो सकता है। ए एस और एस और ए दोनों सेम चीजें हैं, ये सिर्फ पैटर्न है जिस पैटर्न में आप इसको रीड कर रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर ना दिमाग में प्लीज ये गड़बड़ नहीं कर देनी एग्जाम के अंदर कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी आप एस यूज कर रहे हो और जो रीजनिंग लिखी है वहां पर वो ए एस ए लिखती है, ऐसे नहीं करना। ठीक है? तो इनका इस पहली स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इस पहली स्टेटमेंट का एंगल मतलब एंगल ये है साइड। टू एंगल्स फर्स्ट, टू एंगल्स फर्स्ट देन साइड। ठीक है? तो एंगल पहले साइड बाद में। इस वाले का क्या है? इसका फर्क नहीं पड़ता, साइड पहले एंगल बाद में, ये दोनों सेम चीजें हैं। मसला पड़ेगा दरमियान वाले का। दरमियान वाले में क्या है? ए। अब इसमें क्या है? ये सिचुएशन बनती है कि आपकी एक साइड है जिसके ऊपर दोनों एंगल बने हुए हैं, तो साइड कंटेनिंग बोथ एंगल्स। जब ये सिचुएशन बन रही होगी तब ए एस ए लगेगा, अदरवाइज ए एस ए नहीं लगेगा, या फिर ए एस लगेगा, या फिर ए लगेगा। ठीक है? आपका फोर्थ टेस्ट कौन सा? फोर्थ टेस्ट है आपका और फाइनल टेस्ट है आपका एल आर एच आर एस। एच एस। ठीक है? आर एच एस का मतलब क्या होता है? राइट एंगल। राइट एंगल राइट एंगल। और एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। साइड। और एनी वन साइड। अच्छा, अब इसके अंदर भी बच्चे जो हैं वो एग्जाम में काफी ज्यादा गलती करते हैं कि लेट्स से मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है? ये ए है, ये बी है और ये सी है। उसने कहा हुआ है कि ये जो है 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है? और दूसरी तरफ उसने आपको एक और राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, डी ई और एफ। उसमें कह रहा है कि ये 4 है और ये 3 है। ठीक है? अब इसमें जो बेसिक गलती है ना वो क्या होगी? पहली बात तो ये कि इसमें कोई और टेस्ट नहीं लग सकता, नो अदर टेस्ट, ओनली आर एच एस। ठीक है? इसमें एस 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 नहीं लगाना आपने,
RHS नहीं, उसमें SAS नहीं लगाना आपने। अगर आप देखो तो SAS बड़ी खूबसूरती से लग सकता है कि दो साइडें हैं और दरमियान वाला एंगल भी इक्वल है, तो SAS लग सकता है, लेकिन आपने लगाना नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल पे सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का ही रूल लगेगा। ठीक है। और दूसरी इसमें गलती क्या होती है, मैं इसकी स्टेटमेंट्स लिखना शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी जो साइड B to C है वो इक्वल है साइड F to E के। और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि जो मेरी साइड AB है वो इक्वल है साइड DE के। और जो मेरा एंगल B है वो इक्वल है एंगल E के, क्योंकि दोनों 90 डिग्रीज है। ठीक है। और एंड पे आप लिख देते हो कि जी RHS के अकॉर्डिंगली ये मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब ये गलत हो जाएगा। ठीक है। ये गलत क्यों हुआ, आपने देखो RHS का ब्रेकडाउन क्या किया था, राइट एंगल। आपने राइट एंगल की रीजन लिख दी, हाइपोटेन्यूज की रीजन कहाँ पे लिखी है? हाइपोटेन्यूज तो आपने कहीं बताया ही नहीं कि वो इक्वल है भी कि नहीं। तो दोनों साइडें बताने से कुछ नहीं होगा। तो सर ये हाइपोटेन्यूज एस इक्वल है कि एस नहीं वो था। बताने। नहीं, SS लग ही नहीं सकता। लगना ही सिर्फ RHS है, और आपने लगाना भी RHS ही है। अब वो कैसे लगेगा ये देखो। अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, 9 + 16, तो वो 5 ही बनती है। ठीक है। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर इस स्टेटमेंट को रिमूव करो, दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट को भी रिमूव कर लो, और कहो AC जो साइड है वो इक्वल है FD साइड के, और दोनों की लेंथ 5 बन रही है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। और उसके बाद फिर स्टेटमेंट लिखो कि जी B और E करस्पॉन्डिंग है, F और C करस्पॉन्डिंग है, और फिर A और D करस्पॉन्डिंग है। तो सर ये अगर अब राइट आपके एंगल कॉलेज हो, से प्रूफ है। अगर राइट एंगल हो तो एस एस नहीं लग सकता। नहीं अगर लग राइट ही नहीं एंगल हो सकता, तो कुछ भी नहीं लग आर एच सकता, एस लगना सिर्फ RHS। जरूरी है। जी RHS लगना जरूरी है। और तीसरी बात जो जरूरी है वो भी देख लो, ये जो मैंने 90 डिग्रीज लिखा है ये लिखना भी जरूरी है, क्योंकि उसने 90 डिग्री एंगल दिया नहीं हुआ, उसने सिंबल बनाया हुआ। उस सिंबल का मतलब हमें पता है 90 डिग्रीज है, ये भी हम एग्जामिनर को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई आपने बना दिया ठीक है, लेकिन हमें भी पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो ये भी मेंशन करना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपके पास जो ABCD बाहर वाली शेप है वो स्क्वायर है। तो अगर वो स्क्वायर है दैट मीन्स ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स। ऐसे ये हमने अपनी आसानी के लिए पहले मार्क कर लिया। ये स्टेटमेंट हमने सेटिस्फाई कर ली। उसके बाद वो कह रहा है कि AP जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये इक्वल है BQ के साथ। BQ जो इक्वल है वो इक्वल है DS के साथ। ये स्टेटमेंट उसने दी हुई थी, ये भी हमने इम्प्लीमेंट कर दी। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ये है 3 मार्क का, कि आप ये प्रूव कर दें कि साइड PB इक्वल है साइड QC के। अब आप ये देखो, ये मैंने फाइंड करनी है ऐसे। साइड PB कैसे फाइंड होगी? क्या मैं कह सकता हूं कि AP प्लस PB इक्वल है AB साइड के? क्या ये मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूँ? क्योंकि एक ही साइड है ना, उसको मल्टीपल पार्ट्स में काट दिया है। AB इज द टोटल लेंथ, एक पार्ट AP है, दूसरा पार्ट PB है, उन दोनों का सम AB के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। दूसरी तरफ मुझे उसने QC की बात कही थी, इस वाली साइड की। क्या इसके लिए मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि B to Q प्लस Q to C इक्वल है B to C के? क्या ये चीज मैं लिख सकता हूँ?
अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को लिखने का मुझे भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों क्यों फायदा नहीं हुआ? क्योंकि मैंने एक्चुअल तो प्रूफ करना था कि मेरा क्यू सी और पी बी इक्वल है कि नहीं इक्वल। आप कहें सर आपने ये लाइनें लिख दी इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी भी। तो अब देखते हैं क्या करना है आगे। क्या मैं ये कह सकता हूँ सर इसके हम बाद कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स हैं। हाँ अब्दुल्ला बताओ, ए बी इज इक्वल टू सर बी सी कह हमने ये सकता हूँ? कैसे फाइंड किया है कि ये, हमें ये कैसे पता कि ए पी प्लस पी बी इज इक्वल्स टू ए बी? अभी बताया मैंने कि ए बी टोटल लेंथ है, उसको मैंने दो पार्ट्स में काट दिया हुआ है। वो क्वेश्चन है काटा हुआ है। एक पार्ट आपका ए पी है, दूसरा पार्ट आपका पी बी है, तो टोटल मिला के ए बी नहीं बन रही? नहीं? अच्छा। तो ये वाली बात भी ठीक हो गई। तो अगर ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं दैट मीन्स उनकी इक्वेशंस जो हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू बी क्यू प्लस क्यू सी? ये दोनों इक्वल थी, इसलिए मैंने दोनों की इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर दिया। अच्छा, अब आगे मैं क्या करूँ? अब आगे मुझे एक इंफॉर्मेशन गिवन थी कि आपकी ए पी जो साइड है वो इक्वल है बी क्यू के साथ। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। तो वही इंफॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर दूं कि ए पी इज इक्वल टू बी क्यू, दैट मीन्स ये गिवन इंफॉर्मेशन थी, दैट मीन्स कि ये दोनों की वैल्यू भी सेम होगी, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। एंड पे मेरे पास क्या रह गया? पी बी इज इक्वल टू क्यू सी, और मैंने यही तो प्रूफ करना था। प्रूव हो गया। आप पूछो क्या क्वेश्चन है अब्दुल्ला। क्लियर है सर। अहमद शान। नहीं सर, ये तो बस आसान था। सर अच्छा, क्लियर। ओके। अच्छा, बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में वो कह रहा है कि आपने अब प्रूफ करना है कि बी पी क्यू, ठीक है, बी पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू आर। अब ये याद रखो कि दोबारा ये आर एच एस आ गया। दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो इसमें आर एच एस के अलावा और कुछ नहीं लग सकता। ठीक है, तो वो बात कर रहा है इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की। ठीक है, साइडें तो हम सिंपल कह देते हैं कि वो सेम है, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया पी बी इज इक्वल टू क्यू सी। जो हमने पहले प्रूव किया है बस कोशिश करो कि वो ना यूज़ करो, क्योंकि अगर पहले वाला पार्ट आप प्रूव नहीं कर सके तो दूसरे वाले पार्ट में यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर प्रूफ कर भी सके हो तब भी नहीं फ़ायदा। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिखा करो। अगर पहले वाले की लिखनी है फिर उसको बताना सही कि हम पिछले पार्ट की इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि पी बी इज इक्वल टू क्यू सी, तो यहाँ पर रीजन में लिखना है प्रूव्ड इन पार्ट वन। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि आप वो इन्फॉर्मेशन यूज करो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब गिवन इन्फॉर्मेशन क्या थी? गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि बी टू क्यू इज इक्वल टू आर टू सी। ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, बी टू क्यू इज इक्वल टू आर टू सी। ये इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन थी। ठीक है, उसके बाद एंगल भी है, एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू सी आर इक्वल टू 90 डिग्रीज राइट एंगल। ठीक है, अब तीसरी रीजन मेरी कौन सी रह गई है? हाइपोटेन्यूज की। उसमें मैं कुछ और कर ही नहीं सकता, मुझे बताना ही बताना है कि हाइपोटेन्यूज इक्वल है कि नहीं है। अब हाइपोटेन्यूज में कैसे बताऊंगा इक्वल है कि नहीं है? पी क्यू पी क्यू इक्वल है आर क्यू के। क्यों इक्वल है?
ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और अगर हाइपोटेन्यूज है तो इक्वल क्यों है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। और उस बाय पाइथागोरस थ्योरम के इक्वल कैसे है? हमने ये तो बता दिया कि उसकी एक सेट ऑफ साइड्स इक्वल हैं, दूसरी सेट ऑफ साइड्स भी इक्वल हैं कि नहीं है, वो भी हमने दोबारा लिखना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बी क्यू इज इक्वल टू आर सी एंड पी बी इज इक्वल टू क्यू सी। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स की सारी साइड्स इक्वल थी तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक सी बात है कि जो उनका हाइपोटेन्यूज है वो भी इक्वली आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब जब ये हो गया तो उसके बाद अब आपने फिर अपनी कॉन्ग्रुएंसी की स्टेटमेंट लिखनी है कि सी और बी, सी यहाँ पर, बी यहाँ पर, पी यहाँ पर, और आई थिंक आर यहाँ पर, और फिर बल्कि मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर क्यू आता है और फिर यहाँ पर आर आता है और यहाँ पर क्यू आता है। ये हेंस मेरी कॉन्ग्रुएंसी जो है वो प्रूव हो गई बाय आर एच एस, ठीक है। और दोबारा याद रखो कि मैंने कॉन्ग्रुएंसी पैटर्न को बड़ा ध्यान में रखते हुए वो लिखा है। अगर यहाँ पर कोई भी मसला है तो आप वो डायरेक्टली जो गिवन स्टेटमेंट थी वो भी यूटिलाइज कर सकते थे, तो इसमें कोई खास इशू नहीं है। ये मैंने इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी। अब जो आपका थर्ड पार्ट है वो भी थोड़ा सा ट्रिकी है। उसमें वो कह रहा है कि आप ये प्रूफ कर दें कि एंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल। ये 90 डिग्रीज है, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। अब आप ये प्रूफ कैसे करोगे? उसने स्टेटमेंट क्या लिखी हुई थी पिछले क्वेश्चन की? उसने ये लिखी हुई थी, दैट मीन्स वो कह रहा है कि एंगल बी और एंगल सी जो है वो आपस में इक्वल है, जो कि ऑलरेडी है, हमें भी पता है। पी और क्यू इक्वल है, दैट मीन्स कि ये वाले एंगल की जो भी वैल्यू है वही इस वाले एंगल की वैल्यू भी है, और जो क्यू की वैल्यू है वही आर की वैल्यू है, ये वाली, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है यही आर की वैल्यू है। ओके, किसी एक ट्राइंगल में अपनी मर्जी से मुझे बता दो एक्स सपोज करना है, किसको एक्स सपोज करो? मैं कह देता हूँ ये वाला एंगल जो है ये एक्स है। अगर ये वाला एंगल एक्स है तो बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी एक्स होगा, क्योंकि हम पिछले पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब मुझे कोई बता सकता है कि हमने ये वाला एंगल अगर निकालना है, ये वाला एंगल पी क्यू बी, ये कैसे निकालेंगे? तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल पी क्यू बी प्लस 90 डिग्रीज प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों? एंगल्स इन अ ट्राइंगल, ठीक है। यहां से पी क्यू बी की वैल्यू क्या निकलती है? 90 माइनस एक्स। जो ये एंगल है हमारे पास, ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अब ये जो एंगल अभी हमने फाइंड किया है वो वाला, जो एंगल क्यू हमने एक्स बनाया वो वाला, और ये जो तीसरा एंगल उसने हमें फाइंड करने को कहा था, ये तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ गए हैं, विच मीन्स इन तीनों का सम भी क्या होना चाहिए? 180 के इक्वल। तो आप लिख दो कि आपका एंगल पी बी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस प्लस सी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ठीक है। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, पी बी क्यू की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हुए हैं,
पिछले पार्ट में, विच इज 90 माइनस एक्स। पी क्यू आर की वैल्यू तो अभी हमने निकालनी है, उसी के लिए तो इक्वेशन लिखी है। सी क्यू आर की वैल्यू हमने बाय कॉन्ग्रुएंसी क्या अलॉट की थी, एक्स इक्वल्स टू 180। अगर मैं लेफ्ट साइड पे इसको ब्रैकेट्स को खत्म कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये x और ये x कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। ये वाला 90 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंगल पी क्यू आर की वैल्यू यहां से क्या आई, 90 डिग्रीज। ठीक है, अरे क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं होगा? नहीं करना ही ऐसे था, क्या मतलब 3 पार्ट्स हैं, 3 3 मार्क के, मतलब एक 3 मार्क का था, एक दो पूरा मार्क का था। क्वेश्चन 9 मार्क का है? पूरा क्वेश्चन जो है आई थिंक 14 मार्क है, इसके बाद भी और भी पार्ट्स हैं। इसके अगले पार्ट में ये था कि आप कमेंट करें कि पी एस क्यू आर जो है वो कौन सी स्पेशल शेप है और वो स्क्वायर बनती है, वो स्क्वायर बनती है। सर क्योंकि सारी एंगल्स 90 डिग्री है अ, नहीं, ये और सारी साइड जो हैं वो भी साइड्स इक्वल हैं। इक्वल है। जी, ये सारी साइड्स भी इक्वल हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्योंकि सारे ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सारी साइड्स हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली सबका इक्वल है। अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल है तो साइडें तो इक्वल हो गई। अब जो साइडें इक्वल होती हैं वो किस किस में होती हैं, या तो रोम्बस में या फिर स्क्वायर में। अब लकीली पिछले पार्ट में हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया कि वो 90 डिग्रीज है, दैट मीन्स बाकी सारे एंगल भी 90 डिग्रीज होंगे। तो दैट हेल्प अस प्रूव के ये स्क्वायर है अंदर वाला। ये 3 मार्क मैंने सिर्फ पहले वाले के सर लिखे थे, यार आई अब थिंक ये भी 2 मार्क का था और ये वाला भी 2 मार्क का था।